नमस्कार दोस्तों, इनकम टैक्स के क्लास के क्रम को आगे बढ़ाते हुए कैपिटल गेन वाला चैप्टर पढ़ने के बाद आपके लिए लेकर आए हैं अन्य साधनों से आय। अन्य साधनों से आय को हम इंग्लिश में इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस कहते हैं। इसके पहले हमने कैपिटल गेन वाला चैप्टर पढ़ा। कैपिटल गेन के पहले मैंने इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन वाला चैप्टर पढ़ा। उसके पहले इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी और उसके पहले इनकम फ्रॉम सैलरी मैंने पढ़ा। मतलब कि इस चैप्टर के पहले हम लोगों ने 4 चैप्टर पढ़ लिए हैं जो कुल आय से संबंधित होता है। आपको इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पढ़ना क्या है इसके बारे में आपको मैं बताने जा रहा हूं। आप अपनी कॉपी में अपनी सुविधा अनुसार लिख भी सकते हैं। ध्यान देना है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में पिछले 4 शीर्षकों में जो इनकम होती है, जो इनकम वहां पर नहीं शामिल की गई, 4 शीर्षकों का मतलब इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। इन चारों शीर्षकों में जो आय नहीं शामिल की जाती है उसको हम लोग क्या करते हैं, अन्य साधनों से आय यानी कि इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज वाले चैप्टर में शामिल करते हैं। फिर से ध्यान दीजिएगा, इनकम कुल आय के 5 शीर्षक, 5 शीर्षक में हम लोगों ने 4 शीर्षक पढ़ लिया है। 4 शीर्षक पढ़ने के बाद उन चारों में ऐसी आय जो शामिल ना हो, जो उन चारों में ना शामिल हो, उसको हम इस 5वें वाले इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज शीर्षक में शामिल करते हैं। जैसे आपके सामने है, आप इसे अपनी कॉपी में लिख भी सकते हैं। आपके पेपर में पूछता है कि आप उन 10 आयों को बताइए, उन 15 आयों को बताइए, उन 15 इनकम या 10 इनकम को बताइए जो अन्य साधनों से आय वाले शीर्षक में शामिल किए जाते हैं। पेपर में थ्योरिकल क्वेश्चन पूछता है ज़्यादातर। 10 या 15, आप 15-20 याद कर लीजिए, जो आएगा उसी में आपको डिफाइन कर देना है। तो आपके सामने है कुछ तथ्य, कुछ आइटम जो उन 4 शीर्षकों में शामिल नहीं हुआ लेकिन इस 5वें शीर्षक में शामिल होगा। कह रहा है वे आय जो इस शीर्षक में कर योग्य हैं। निम्न आय अन्य साधनों से आय के शीर्षक में कर योग्य होती हैं। पहला होता है लाभांश। पहला क्या होता है? लाभांश। कोई भी कंपनी पहले लाभ कमाती है, लाभ कमाने के बाद सरकार को टैक्स देती है, सरकार को टैक्स देने के बाद जो बचता है अपने कंपनी के अंशधारियों को बांट देती है, जिसे लाभांश कहते हैं। लाभांश अगर हमें कहीं पर मिला होगा, इनकम फ्रॉम अदर उसमें मिलता था बिजनेस प्रोफेशन में, तो हमने क्या कह देते थे कि अन्य साधनों की इनकम है, यहाँ पर टैक्सेबल नहीं होती है। कहाँ पर? बिजनेस प्रोफेशन में मिलता था, कई बार मिला, पीएल के क्रेडिट में लिखा रहता था। तो लाभांश क्या होता है? कोई भी कंपनी पहले लाभ कमाती है, लाभ कमाने के बाद सरकार को टैक्स देती है, सरकार को टैक्स देने के बाद जो बचता है संचय वगैरह करती है, संचय की जरूरत होती है, उसके बाद क्या कर देती है, अपने अंशधारियों को हस्तांतरित कर देती है, वितरित कर देती है। लाभ के टुकड़े को लाभांश कहा जाता है। भारतीय कंपनी अगर लाभांश देती है तो लाभांश कर मुक्त होता है। यानी कि पहली इनकम लाभांश इस चैप्टर में शामिल होगी। दूसरा होता है लॉटरी से इनाम। वर्ग पहली से इनाम घुड़दौड़, ताश, जुआ, शर्त, दांव आदि से आय। लॉटरी से, घुड़दौड़ से, ताश से, जुआ से, दांव से अगर कोई आय कोई व्यक्ति कमाता है
तो उसे अन्य साधनों से शीर्षक में शामिल किया जाता है। ध्यान रखिएगा, क्योंकि इन ए आए आपको इसके पहले कहीं नहीं मिली 4 चैप्टरों में। उसके बाद क्या लिखा गया है, तीसरा नंबर महत्वपूर्ण है, ध्यान दीजिएगा। नियोक्ता करदाता द्वारा अपने कर्मचारियों से प्राप्त प्रोविडेंट फंड, कर्मचारी प्रोविडेंट फंड में अंशदान करता है। सुपर एन्युएशन फंड में मालिक अंशदान करता है। वह कर्मचारी बीमा अधिनियम जिसे बोलते हैं, कर्मचारी का बीमा कराया जाता है मालिक की ओर से, उसमें अंशदान किया जाता है। उसके बाद कह रहा है 1948 के अंतर्गत स्थापित किसी फंड अथवा कर्मचारियों के कल्याण के लिए किसी फंड में अंशदान यदि निर्धारित अवधि के अंदर कर्मचारी के फंड खाते में न जमा किया जाए तो यह व्यापार एवं पेशे के शीर्षक में कर योग्य ना हो। मतलब कि ऐसा कोई बीमा जो कंपनी के मालिक ने अपने कर्मचारी के ऊपर करवा दिया है, अगर वह व्यापार एवं पेशे के शीर्षक में नहीं शामिल होता है तो उसको कहां शामिल किया जाएगा, अन्य साधनों में। ध्यान दीजिएगा, मिलता था कर्मचारी कल्याण कोष, वहां पर अगर नहीं शामिल किया गया है तो उसको हम लोग कहां शामिल करेंगे, अन्य साधनों में शामिल करेंगे। अगला, प्रतिभूतियों पर ब्याज आपको लिखना है। प्रतिभूतियों पर ब्याज आपको लिखना है, उसके आगे कुछ नहीं लिखना है, जो भी लिखा है उसको छोड़ देना है। आपको ज़्यादा ना समझिए, जितना मैं बता रहा हूं उतना समझिए। प्रतिभूति का मतलब होता है किसी कंपनी में आपने ऋण पत्र खरीदा, किसी कंपनी में आपने क्या खरीदा, ऋण पत्र खरीदा, बॉन्ड खरीदा। और जब किसी कंपनी में आप ऋण पत्र खरीदते हैं, करदाता ऋण पत्र खरीदता है, उसको पैसा देकर खरीदना पड़ता है, लोन देना पड़ता है उसको। हम खरीदेंगे तो हमको देना पड़ेगा, आप खरीदेंगे तो आपको देना पड़ेगा। कोई भी करदाता खरीदेगा ऋण पत्र, मतलब कंपनियां ऋण पत्र निर्गमित करती हैं, तो कंपनी उस ऋण पत्रधारी को ब्याज देती है, उस बॉन्डधारी को ब्याज देती है। कोई भी ब्याज अगर आपको प्राप्त होता है, करदाता को प्राप्त होता है, तो उसे अन्य साधनों के शीर्षक के अंतर्गत कर योग्य होगा। आगे कहा गया है करदाता द्वारा अपनी मशीन, प्लांट अथवा फर्नीचर को किराए से उठाने से आय जिस पर व्यापार अथवा पेशे के शीर्षक में आयकर नहीं लगता। ध्यान दीजिएगा, आपके पास कोई संपत्ति है, कोई मशीन है, या करदाता के पास कोई मशीन है या संपत्ति है, कोई प्लांट है, कोई ट्रैक्टर है, कोई भी मशीन है, उसको वह किराए पर उठाता है, किराए पर उठाता है। उसका वह व्यापार ना हो, व्यापार होगा तो व्यापार एवं पेशे के शीर्षक वाले में जाएगा। उसका वह व्यापार ना हो कि वो, जैसे आपके पास कोई मशीन है, मान लीजिए आप कभी कभी किराए पर दे देते हैं किसी को, वो आपका व्यापार नहीं है, आपका साइड का कोई वैसे काम है, बस आपके पास मशीन है, किराए पर दे दिया। आपका अगर व्यापार होगा तो व्यापार वाले शीर्षक में जाएगा कि आपका काम ही हो कि आप किराए पे चलाएंगे। जैसे टेंट हाउस वाले होते हैं, किराए पर ही सामान देते हैं, उनका वो व्यापार होता है। कोई किसी भी करदाता के पास कोई संपत्ति है, उसको कभी कभी किराए पे दे देता है, उसका व्यापार नहीं है। व्यापार होगा तो व्यापार एवं पेशे वाले शीर्षक में जाएगा। अगर व्यापार नहीं है करदाता का तो कहाँ आएगा, अन्य साधनों वाले में आएगा। अगला है एक करदाता अपनी मशीन, प्लांट अथवा फर्नीचर के साथ भवन को भी किराए पर दे दे। मशीन देगा, फर्नीचर देगा, प्लांट देगा और उसके साथ साथ भवन को भी दे देगा, तो इसी शीर्षक में कर योग्य होगा। बशर्ते इसमें आगे जो कहा गया है उसका व्यापार अगर ना हो तो। अगर व्यापार है, वही किराए पर देना ही व्यापार है, तो व्यापार एवं पेशे वाले शीर्षक में कर योग्य होगा। आगे इन्होंने कहा है 7वां नंबर, की मैन बीमा पॉलिसी से प्राप्त राशि
यह राशि व्यापार एवं पेशे के शीर्षक में अगर कर योग्य नहीं होती है, कीमैन बीमा पॉलिसी की राशि अगर होती है, अगर व्यापार एवं पेशे के शीर्षक में नहीं कर योग्य होती है तो यहाँ पर कर योग्य होगी। अगला है, किसी व्यक्ति को गत वर्ष में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को निम्न प्राप्त होता है, जो आपके सामने दिया गया है। संपत्ति के रूप में किसी भी व्यक्ति को या किसी भी करदाता को निम्न प्राप्त होता है। निम्न का मतलब जो नीचे दिया गया है। पहला है, बिना प्रतिफल की प्राप्त राशि का योग 50,000 रुपये से अधिक हो। किसी भी करदाता को फ्री में बिना काम के 50,000 रुपया प्राप्त होता है कहीं से, तो बिना काम के, भाई व्यापार होगा तो व्यापार वाले में, हाउस प्रॉपर्टी होगा तो हाउस प्रॉपर्टी वाले में, सैलरी होगा तो सैलरी वाले में, कैपिटल गेन होगा तो कैपिटल गेन वाले में, बिना किसी काम के किसी व्यक्ति को 50,000 रुपया कहीं से मिल जाए, उसे हम कहाँ शामिल करेंगे? अन्य साधनों की आय में शामिल करेंगे। समझ में आया? अगला है खा, अचल संपत्ति बिना प्रतिफल के, बिना प्रतिफल का मतलब फ्री में, जिसका स्टाम्प ड्यूटी के मूल्य 50,000 रुपये से अधिक हो। ऐसी संपत्ति का स्टाम्प ड्यूटी के लिए निर्धारित मूल्य। फिर सुनिए, अचल संपत्ति बिना प्रतिफल के, फिक्स एसेट इसे बोलते हैं। कोई मशीन मिल जाए, कोई भवन मिल जाए, कोई बिल्डिंग मिल जाए, कुछ भी हो सकता है, जिसका मूल्य 50,000 रुपये से अधिक हो। कह रहा है इसमें ऐसी संपत्ति का स्टाम्प ड्यूटी का निर्धारित मूल्य, जो संपत्ति मिलेगी फ्री में। बहुत से लोग अपनी ससुराल में पा जाते हैं, अपने मामा उमा के यहाँ पा जाते हैं, अचल संपत्ति, भूमि, भवन, मकान पा जाते हैं, उनके यहाँ कोई नहीं रहता। तो कितना अन्य साधनों की आय में शामिल होगा, जो जितना उसकी लिखवाई का स्टाम्प लगेगा, उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, लिखवाना पड़ता है, जितना स्टाम्प का लगेगा उतना कहाँ शामिल किया जाएगा? अन्य साधनों वाले में। प्रतिफल के बदले अगर प्राप्त होता है, कुछ पैसा वैसा दिया हो प्रतिफल के बदले, तब क्या होता है? स्टाम्प ड्यूटी का मूल्य प्रतिफल के मूल्य में से जो अधिक है उसे आय में शामिल कर लिया जाएगा। मतलब कि अगर पैसा देने पे कोई संपत्ति प्राप्त होती है तब कैसा होता है, कोई फ़ायदा होता है तब क्या होता है? 50,000 रुपया और प्रतिफल का 5% दोनों में जो अधिक होगा वही इनकम मानी जाएगी। अगला है गा, बिना प्रतिफल के उचित बाजार मूल्य का योग 50,000 रुपये से अधिक है। संपत्ति अथवा संपत्तियों के उचित मूल्य का योग कहाँ शामिल किया जाएगा? अन्य साधनों में शामिल किया जाएगा। अगला है प्रतिफल के बदले उचित बाजार मूल्य में से प्रतिफल घटाकर शेष 50,000 रुपये से अधिक हो। उचित बाजार मूल्य के योग में प्रतिफल घटाकर शेष राशि कहाँ शामिल की जाएगी? अन्य साधनों में शामिल की जाएगी। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, आपको थोड़ा कठिन लग रहा होगा, आप याद करने के लिए सक्षम हैं तो आप याद कर सकते हैं, अन्यथा आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप यही 50,000 रुपया वाला याद रखिएगा। आपके पेपर की दृष्टि से जब पूछे 10-15 तो 10-15 में आपको केवल आसान आसान वाला ही लिखना है। अगला है परंतु वर्णित प्रावधान निम्न में से प्राप्त राशि या संपत्ति के संबंध में लागू नहीं होगा। जो ऊपर नियम कानून दिया है दुनिया भर का 8वें नंबर में, निम्न दशाओं में लागू नहीं होगा। जैसे पहला, किसी व्यक्ति को अपने रिश्तेदार से मिले तो उपरोक्त के नियम लागू नहीं होते हैं। किसी व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार को वसीयत या उसके उत्तराधिकारी के रूप में मिले तो नियम लागू नहीं है। उत्तराधिकारी के रूप में मिले तो नियम नहीं लागू है। देने वाले या उपहारकर्ता की मृत्यु को आसन्न मानकर मिले, मतलब कि किसी के मृत्यु के उत्तराधिकारी को, जो जिसकी मृत्यु हो गई उसके उत्तराधिकारी को मिले
तो नहीं मानी जाएगी। एक व्यक्ति को अपने विवाह में मिले, शादी विवाह में गिफ्ट मिलते हैं, 50,000 रुपये से अधिक धन मिलते हैं, लाखों मिलते हैं, तो वहाँ पर भी ये नियम लागू नहीं होगा ऊपर वाला। स्थानीय सत्ता, स्थानीय सत्ता का मतलब नगर पालिका, जिला परिषद जिसे जिला पंचायत कहते हैं, वहाँ से अगर कोई सहायता मिलती है तो वहाँ पर भी ये नियम नहीं लागू होगा। ऐसे ट्रस्ट या संस्था से मिले जिसे धारा 12 या धारा 12A के अंतर्गत पंजीकृत है, तो यहाँ पर भी लागू नहीं होगा। धारा 10-23 में वर्णित विश्वविद्यालय या अन्य शिक्षण संस्थान प्रतिफल या अन्य चिकित्सा संस्थान से मिले, तो यहाँ पर भी ये नियम लागू नहीं होता है। कंपनी के एकीकरण का मतलब होता है जब दो कंपनियां मिलकर एक नई कंपनी की स्थापना कर दी जाए। जैसे वोडाफोन आइडिया अलग अलग थी, अब BI कंपनी आ गई, इसी से बोलते हैं एकीकरण, तब भी नहीं होगा। एक व्यक्ति को अपने रिश्तेदार के हित के लिए स्थापित ट्रस्ट संपत्ति के हस्तांतरण से मिले। अगला है एक व्यक्तियों से एवं ऐसी शर्तों के अनुसार विहित की जाए, तब भी नहीं शामिल होगा। स्पष्टीकरण क्या होता है? कह रहा है संपत्ति से तात्पर्य निम्न पूंजी संपत्तियों से है। जो संपत्ति मिलेगी, जो पैसा मिलेगा, पूंजी संपत्ति मान ली जाएंगी। अगर ऐसी संपत्ति मिलती है तब उसे पूंजी लाभ वाले शीर्षक में ले जाएंगे। जैसे दिया है अचल संपत्ति भूमि अथवा भवन दोनों, अंश एवं प्रतिभूति, आभूषण, पुरातत्वीय संग्रहण, रेखा चित्र, रंग चित्र, मूर्तियाँ, कलाकृतियाँ, बुलियन इत्यादि दी गई हैं। उसके सामने रिश्तेदारी दी गई है, तमाम रिश्तेदारी दी गई है। इसको हम पढ़ना उचित नहीं समझ रहे हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं, बहुत आसान है। रिश्तेदारी आपको पता ही है, रिश्तेदार में कौन कौन आते हैं, ठीक है। 9वां नंबर आप देख सकते हैं, क्षतिपूर्ति या अतिरिक्त। क्षतिपूर्ति पर प्राप्त ब्याज उस गत वर्ष की आय माना जाएगा जिस गत वर्ष में प्राप्त हुआ है। अगर कोई क्षतिपूर्ति मिल जाती है उसे कहाँ शामिल किया जाएगा? अन्य साधनों से शीर्षक में शामिल किया जाएगा। अगला है यदि कंपनी निवासी को अंश जारी करती है जिसका प्रतिफल अंश पर अंकित मूल्य से अधिक है तो निम्न आय मानी जाएगी। आपको ध्यान देना है, आपको मुख्य तौर पर क्या क्या पढ़ना है हम आपको आगे बता दे रहे हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। आगे अन्य साधनों से आय के शीर्षक में अन्य महत्वपूर्ण मदें लॉटरी, क्रॉसवर्ड, ताश का खेल, अन्य खेल, जुआ, घुड़दौड़ आदि से जीता हुआ धन मिले तो उसे कहाँ लिखेंगे? अन्य साधनों से आय में। कर्मचारियों का फंड मिले अन्य साधनों के आय में। मशीन, प्लांट आदि को किराए पर उठाने से मिले अन्य साधनों के आय में। लाभांश में मिले अन्य साधनों के आय में। प्रतिभूतियों पर ब्याज मिले अन्य साधनों के आय में। इन सभी मदों को कहाँ शामिल किया जाएगा? इन सभी मदों को अन्य साधनों के शीर्षक के अंतर्गत शामिल किया जाता है।